तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर 9 और ये रहेगा सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और सीबीएसई का ये प्रीवियस ईयर पेपर लिया है, मॉडरेट पेपर है, तो आपको एक अच्छा सा मतलब ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कोई भी बच्चा हो, ये तो बेटा स्टार्टिंग में तुम लोग सीखते हो ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक 100% आपसे होना चाहिए। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। ये कहानी आप सभी को पता है कि सबसे पहले अगर टू प्रूफ करना है रूट 3 इज इरेशनल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनल मान लेंगे, इज इरेशनल। ठीक है, तो लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर। अगर बेटा ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आप सभी चीज़ को ये चीज़ पता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, where p and q are integer and they have no common factor other than 1, are integer and they have no common factor other than 1, they have no common factor other than 1। ठीक है, common factor other than 1। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना। एक और चीज़, सीबीएसई में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पहले क्वेश्चन दिया होता है, जैसे इन दोनों में और चॉइस में, इसको मत करो पहले, फिर जो आपको अच्छी तरह से आता है ना उसी को अटेम्प्ट करो, उसी के मार्क्स लगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों अटेम्प्ट दोनों, जैसे तुमने पहले ये अटेम्प्ट कर दिया, आधा अधूरा ये छोड़ दिया, फिर ये कर दिया, तो मार्क्स जो पहले अटेम्प्ट करोगे दोनों में उसी के काउंट होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अदर देन 1, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, एक और चीज़, पी एंड क्यू क्या है, आर इंटीजर, मतलब को प्राइम है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन को प्राइम नंबर, जैसे 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5, 3 को क्या लिख सकते, 3 इंटू 1 लिख सकते, 5 को क्या लिख सकते, 5 इंटू 1, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, तो वही चीज़ है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे p का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान के रख लेंगे। क्लियर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड। सो पी स्क्वायर इज ए डिविजिबल 5, पी स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है, ये आप छोटे होते पढ़ते आ रहे हो। छोटे होते क्या, मार्च की स्टार्टिंग से ही पढ़ते, जैसे ही आप 10th के मैं पहला पड़ाव रखा तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर, तो पी स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 3 है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। होप आप सभी को इतना समझ आया। तो आगे की तरफ चलते हैं और करते हैं इसको एंड की पोजीशन में। अगर पी स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मेरी बात करो। कोई नंबर है, ठीक है, आपने कोई नंबर सोचा, यहाँ पे आपने कोई नंबर सोचा कि एक मैं हूँ, ये 2 बंदे हैं। ठीक है, तो आपने कहा, मैंने बोला कि आपने जो नंबर सोचा ना वो 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपने कोई भी नंबर सोचा वो 7 से डिवाइड होता है। जैसे तुमने 49 सोचा तो मैंने एक बता दिया कि वो 7 से डिवाइड होता होगा, तो मैंने बोल दिया आपने कोई भी नंबर सोचा, जैसे आपने कोई भी नंबर जैसे x मान लिया, तो मैंने बोल दिया कि आपने जो भी नंबर सोचा होगा ना वो 7 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही कंडीशन रखी है कि ऐसा नंबर सोचना कि जो 7 से डिवाइड होने वाला, तो x इक्वल टू 7y। ठीक है, अगर आपने 49 सोचा तो मेरे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर आपने 63 सोचा, ये x की वैल्यू 63 सोचा, तो मैंने ये बोल दिया कि वो 7y के इक्वेशन बनाए तो y की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आपने 72 सोचा, x आपने 72 सोचा, तो मैंने ये बोल दिया कि वो 7 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा उस अकॉर्डिंग। तो x इक्वल टू 7y एक इक्वेशन बन रही है ना। उसी तरह p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 का मतलब जो आपने जो नंबर सोचा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये p इक्वल टू 3m बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, x इक्वल टू 7y बनाया। क्लियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट चलो फर्स्ट नहीं है, ये ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना। अब क्या करेंगे हम, फिर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। फिर क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड फिर जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या आ जाएगा। अब p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये जो पी स्क्वेयर है मेरे पास, ये पी स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यू स्क्वेयर। पी स्क्वेयर की जगह 3 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3m स्क्वेयर। क्लियर, ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अगर क्यू स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, अब यहां पे लिखा था हमने पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, एक लाइन, एक हो गई हमारे पास ये लाइन, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर ये आ गया 3। ठीक है, तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहां पे ये। ठीक है, अब इसको इधर कर देते हैं तो हमें इजी और स्पेस मिल जाए। सो P and Q have common factor 5, P and Q have common factor 3, have common factor 3, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारी सपोजिशन क्या होगी, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज wrong. So √3 is irrational. So √3 is irrational. ये तो क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स तो पक्के होने चाहिए थे इसमें तुम्हारे। ठीक, नेक्स्ट इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, नहीं लिया, चलो इसी का दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। तो ये था, ये उठाया ये इधर, तो इधर कर देते हैं हम लोग पेस्ट, तो ये था। ठीक है, तो इसको कैसे करते, बी पार्ट है इसका, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल। लेट मान लेते हैं, तो लेट सीधे ही शुरू करें, √2 + √3 का स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा भी लिखा होता तो भी हम ऐसे ही शुरू करते, इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने को छोड़ देते हैं, √2 का A का स्क्वायर कर देते हैं, इधर B का स्क्वायर कर देते हैं, यहां पे 2AB। ठीक है, ये तो पहली स्क्वायर है ना, तो क्या जरूरत है, √2 की कटिंग कर दोगे, इसकी कटिंग इसके साथ, 2 और 3 कितना हो गया, 5 + 2, ये वो वाली टाइप बन गया, सिंपल टाइप बन गया, तो 2√6 P/Q। ठीक है, तो 2√6 ऐसी, P/Q -5, ये हो गया इस तरह से, तो Q हो गया P-5 का साथ क्या है, Q है, ये हो गया। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो √6 किसके बराबर हो जाएगा, P-5Q/Q, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ये आ गया आपके पास नीचे। तो हमारे पास क्या है, √6 एक इरेशनल है, तो ये चीज़ अगर इरेशनल है, इस साइड इरेशनल है, तो ऑटोमेटिकली इस साइड भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये भी साइड क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, पर हमने क्या माना है, इसको रैशनल माना हुआ। ठीक है, इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं ना हो सकते यार, ऐसे नहीं लिखना, तो एक और चीज़ लिख सकते हो आप, मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से, ये मत लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते। वैसे बात तो समझ आ गई होगी कि ये इरेशनल है, तो ये भी क्या है, वी नो दैट, या लिखा ही हुआ, √6 इज इरेशनल, √6 इज इरेशनल। सो P-5Q/2Q is also irrational, is also irrational
विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, our supposition is wrong, our supposition is wrong. So √2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो गया, इज इरेशनल, इज इरेशनल। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये रहा आपके सामने, इसका पहला पार्ट क्या है एक बार आप रीड कर लो। ये चीज है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14, एन की वैल्यू कितनी है 14 है, एन की वैल्यू 14 है, और एस एन की वैल्यू क्या है 1050। घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना, आपको से हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को 10 है। फाइंड द 20th टर्म, ए 20 निकालना है और nth टर्म निकालनी है, ए एन निकालना है। ठीक है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। हमें हर चीज़ के लिए क्या चीज़ें चाहिए, ए और डी चाहिए, का ए एन डी चाहिए होता, और तो बात की तो काम ख़त्म हो ही जाता है ना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1050। एन की वैल्यू क्या है 14, 14/2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस n-1, 14 - 1। डी की वैल्यू डिफरेंस कितने का है पता ही नहीं है जी, डिफरेंस ही तो फाइंड करना है। 1050, ये क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना एक कला है, उसको समझो ध्यान से। कहाँ पे कि चीज़ों को इजी किया जाएगा, 2 × 10 कितना होगा 20 हो गया, प्लस 14 - 1 13 हो गया, 13 डी 1050। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कट जाएगा, 7 15 7 105 होता है। ठीक है, पीछे एक जीरो लग गया, तो 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू कितना हो गया 150। ये इसमें से माइनस हो जाएगा 13 डी, 150 में से 20 माइनस होगा तो 130 बच जाएगा। क्लियर, तो ये 13 की कटिंग हो जाएगी इसके साथ, तो यहाँ पे 0, तो डिफरेंस कितने का आ गया 10 का आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10 आ गई, समझ आया सभी को। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना, A20 निकालना। क्या निकालना बेटा A20। क्लियर, जो A20 है हमारा A20 A प्लस 19D हो जाएगा, A प्लस 19D, A20 का वैल्यू क्या होगा A प्लस, क्यों क्या फॉर्मूला होता है AN, जितना A लिखो जितना पैर में है उसमें से एक माइनस करो इंटू डी करो, वही किया। A20 A प्लस 20 में से एक माइनस करो 19D। ठीक है, अब A की वैल्यू 10 है प्लस 19, D की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये भी क्या है 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस 19 इंटू 10 कितना हो गया 190, तो ये कितना हो गया 200 हो गया। 190 और 10 कितना हो गया 200 हो गया। A20 की वैल्यू क्या आ गई A 200। अब हमें क्या पूछा है, इसका पहला पार्ट यहाँ पे कर देंगे, दूसरा पार्ट अगली स्क्रीन पे कर देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो पूछा था उसका आंसर हम लोगों ने निकाल दिया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, अब क्या बोल रहा है, देन द 20th टर्म निकल गया, nth टर्म an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, चलो 10 प्लस n-1, n को n ही छोड़ना, फिर यहाँ के साथ क्या आ गया d की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 प्लस 10n माइनस का 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 10n। ये तो CBSE ने एकदम सिंपल सा सवाल पूछा था, पर मुझे पता क्या लग रहा है कि अगर उन्होंने पिछले साल इतना इजी पेपर डाला ना तो आगे डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप देखो सोशल मीडिया पे यही रहता है, ये क्वेश्चन ऐसे, तो कई बार वो पोजीशन चेंज करने की भी कोशिश करेंगे, चलो बच्चों को पता है ना। तो अगर कहानी चेंज हुई तो 20% पेपर होगा कि जो कई बार 20% में 15% तो ऐसा ही होगा जो आपने पहली बार देखा होगा,
ऐसा भी कुछ नया अगर दिख सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जितने भी बनाई हैं आइटम्स, उनको भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो उनके वेबसाइट पे जाके देखोगे अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो वो लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, मे बी पिछले साल नहीं बढ़ा है, इस साल वो बढ़ जाए लेवल, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। ये ज़्यादातर एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर था, ये जो भी रीजन का पेपर है ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड ज़्यादा था, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5, ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ठीक है। लास्ट टर्म ए एल भी बोल देंगे, ए एन भी बोल देंगे 45, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, एस एन की वैल्यू 400, एस एन की वैल्यू क्या है 400, ठीक है, ये हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले अगर निकल सकता है कुछ ए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, क्यों लगाते हैं मैं बताता हूँ। एस एन का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 a + l होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक फाइंड करना बाकी है हमारे पास। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, लिख लिया मैंने। n/2 a की वैल्यू, a फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू n/2 5 + 45, ये कितना हो गया 50 हो गया, तो 2 से 25 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n हो जाएगा। 25 4 पे क्या हो जाता है बेटा 100 हो जाता है, तो 16 पे क्या हो जाएगा 4 पे 100। 25 को अगर देखो मेरी बात सुनो, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब हमें कितना बनाना है 400 बनाना है। 400 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 25 × 16 हो जाएगा, वो 400 देगा आपको। समझा करो, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन को ऐसे भी समझा करो। एन की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, क्लियर। तो ये आ गया हमें समझ, n तो निकाल दिया अब हमने, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16 आ गई, क्लियर। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए an का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए कलर ही चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d, यही होता है। an लास्ट टर्म होता है, वही 45 है। a का वैल्यू क्या है 5 + n - 1, डिफरेंस 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 नहीं है, डिफरेंस ही तो फाइंड करना है। n तो है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है, ये रही n की वैल्यू 16 - 1, क्लियर। तो 45 में से 5 माइनस करोगे 40 बच जाएगा, इसमें से माइनस करके 16 - 1 कितना होगा 15 d। अभी मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, 40/15 इज इक्वल टू डी। तो 5 ये 15, 5 8 40, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। तो डिफरेंस कितना आ गया 8/3 आपका डिफरेंस आ गया, क्लियर। तो ये पार्ट हो गया। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई नई इम्प्रूवमेंट लानी हो तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा पूछ सकता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये इस तरह से MCQ में अगर इसको पूछना, ठीक है, तो वो पूछ ले कि अगर इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू मान लो 8 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो आपसे पूछे कि ये निकालो जी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस बेस के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, पैरेललोग्राम की जगह वर्ड लिख दे रेक्टेंगल, ये एक एडवांसमेंट हो सकती है। रोम्बस की जगह वर्ड लिख दे स्क्वायर, ये एक एडवांसमेंट हो सकती है, ठीक है। प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल मतलब 2 साइड इक्वल वाला 4 साइड के इक्वल होता है, ठीक है। अगली एडवांसमेंट क्या हो सकती है, ये हो सकती है जिसमें इसी चीज़ में ये पूछ ले कि ये बताओ कितना। तो आपको पता होना चाहिए ये 2 ऑपोजिट साइड, ये x मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ये 2 साइड का सम बराबर होता है ये 2 साइड के सम के बराबर, ठीक है।
तो 10 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये x + 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि इसका आंसर 14। यह MCQ में आ सकता है, अगर और एडवांसमेंट करनी हो तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। क्लियर। तो सीधा ही हम फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक बार ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, फिर इसके अंदर एक हम बना देंगे सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट कर देंगे A B C D। उसके बाद क्या है P Q R S, ठीक है। तो ये नई ज़रा जगह चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी एक बार आप देख लेना कि नई मॉडिफिकेशंस क्या आ सकते हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज रोम्बस, और गिवन क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है पैरेललोग्राम, गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। तो देखोगे प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये क्या होगा, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल होते हैं, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। अब देखना मैं बनाऊंगा कैसे, AP इज इक्वल टू AS में क्या चीज़ें ऐड हो सकती है, DS हो सकती है। अब जिस साइड AS हो उसी साइड में क्या लिखूंगा, DS लिखूंगा, ताकि गलती ना हो। अगर मैंने DS इधर लिखा तो DS किसके इक्वल होगा, DR के, टेंजेंट टू ए सर्कल, DS किसके इक्वल होगा, DR के। अब ये जो DR है ये CR इसी साइड है। अगर मैंने यहाँ पे CR लिखा, क्योंकि DR में CR जुड़ सकता है, DR में CR जुड़ सकता है, मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर इधर उधर घुमा दिया एडजस्टमेंट हिल जाएगा तो काम खत्म। CR लिखा तो CR किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा, अपने आप एडजस्टमेंट बनता जाएगा। CQ में क्या BQ जुड़ सकता है, हाँ जुड़ सकता है। CQ में BQ जुड़ सकता है। CQ में अगर BQ जुड़ सकता है तो BQ किसके बराबर है, PB के बराबर है, P से लेके B तक के बराबर है। इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो ऐड कर दो, जब बेटा इस सभी को ऐड करोगे, ऐड करने पे ये क्या बनेगा, AP में क्या PB ऐड हो सकता है, हाँ ऐड हो सकता है। एक बार मैं यहां से ये लाइन हटा दूं, AP में PB ऐड हो सकता है, यस हो सकता है। अब उसके बाद CR में DR ऐड हो सकता है, यस हो सकता है। CR में DR इज इक्वल टू AS में DS, CQ में BQ, ठीक है। ऐड करके देख लो आप, AP में PB ऐड करो, AP में PB ऐड करो, पूरी लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी, AB। CR में DR ऐड करो, CR में DR, तो ये CD बन जाएगा। AS में DS ऐड करो, AS में DS ऐड करो, क्या बन जाएगा, AD। CQ में BQ ऐड करो, CQ में BQ, तो ये क्या जाएगा, B से लेके C तक। अब हमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल। तो AB किसके इक्वल हो गया, CD के। AB किसके इक्वल हो गया, CD के। और ये BC किसके इक्वल हो गया, AD के। BC किसके इक्वल हो गया, AD के। अब किसी एक फॉर्म में बनाना है और क्वेश्चन को कर देना हमने खत्म, ठीक है। तो AB CD की जगह भी क्या लिख देंगे हम लोग, AB लिख देंगे, इधर AD, BC की जगह पे AB, AD, ठीक है, 2AB, ठीक है। तो AB किसके इक्वल आ गया, AD के। क्लियर, AB इज इक्वल टू AD।
और ए भी आपके पास सी डी के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव साइड के भी इक्वल कर दिया, ऑपोजिट साइड के भी इक्वल कर दिया, तो सारी साइडें इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। सो ए बी, देखो ना, ए बी आपके पास ए डी के इक्वल है, कर दिया आपने। ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और यही चीज़ सी डी के भी, इसके भी इक्वल हो गई और इधर भी होगी, और ये चीज़ इसके भी इक्वल है। सो ऑटोमेटिकली सारी इक्वल हो गई। ए बी ए डी के इक्वल हो गई, सी डी के इक्वल हो गई, बी सी के भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है। सो ए बी सी डी इज, ये क्या बन गया बेटा, इज रोहम्बस। इज रोहम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये आइडेंटिटी, ये अच्छी है। ये क्वेश्चन हल्का सा बच्चों के लिए एक, क्योंकि पर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आता होगा, ऐसा नहीं अनऑर्थोडॉक्स नहीं है कि ना आता हो। जो थोड़े से ठीक बच्चे उनके लिए था। मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, tan a 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan a। ठीक है, प्लस कॉट को फिर क्या लिख सकता हूँ, 1/tan a। मैं तो इस फॉर्म में करूँगा इसको, 1 माइनस tan a को, मतलब सारा कुछ मैंने tan में बदल दिया। क्लियर। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे मैं ऐसा करता हूँ, ये इसी तरह से लिखता हूँ, ऐसे प्लस करके ऐसे। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो tan a ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो tan a एलसीएम हो गया, ताकि आपको दिखे क्या चीज़ क्या हो रहा है। tan a एलसीएम हुआ तो tan a माइनस 1 हो जाएगा इधर, tan a माइनस का 1। ठीक है, अगर यहाँ लिख रहा हूँ 1 इधर, ये tan a नीचे आ जाएगा, tan a इधर हो गया, तो ये क्या होगा, 1 माइनस tan a। अगला स्टेप में क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, ये फिर ऐसी प्लस ये फिर ऐसी। तो अब tan a ऊपर आ जाएगा, tan a मल्टीप्लाई बाय tan a हो जाएगा, tan a मल्टीप्लाई बाय tan a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan a माइनस का 1। अब ये tan a माइनस का 1 है बेटा, तो अगर मुझे इसको भी tan a माइनस का 1 लिखना है, अगर इसको मुझे ऐसे घुमा के लिखना है, इसी फॉर्म को, इसको इधर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan a माइनस का 1, ऊपर क्या आ गया, tan स्क्वायर a, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 ऐसी tan a। अब ये एलसीएम लिए जा सकते हैं। अब ये जो माइनस का साइन है ये वाला, ये ऊपर आ जाएगा, जब ये ऊपर आएगा इधर आएगा। ठीक है, माइनस का 1। तो अब जब ये प्लस और माइनस आपस में टकराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है बेटा, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं क्वेश्चन को। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। आगे क्या करना है, अगला स्टेप फिर कर देते हैं हम, फिर से लाइन लगा देते हैं माइनस। अब नहीं ज़रूरत है, अब इसी लाइन को बड़ा कर देते हैं। बेटा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, tan a इंटू tan a माइनस 1। ऊपर एलसीएम लेंगे, ये इससे कट जाएगा, tan a माइनस 1 से tan a बच जाएगा। तो tan a को फिर tan a से स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करोगे, tan क्यूब a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan क्यूब a। अब ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फिर 1 नहीं आएगा, तो a क्यूब माइनस का यहाँ पे b क्यूब लग जाएगा फॉर्मूला। और a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। वो क्या होता है बेटा, a माइनस b, ऐसे किया, फिर a स्क्वायर करो, इधर b स्क्वायर करो, बीच में a b को जोड़ो। और हमारे क्वेश्चन में a और b क्या है, a क्या है हमारे पास, ये tan a की वैल्यू क्या है, tan a, b की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1। क्लियर। चलो करते हैं फिर। तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए टेन ए माइनस वन, फिर ए की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर ए, टेन ए इंटू वन, टेन ए इंटू वन क्या होगा, टेन ए, वन का स्क्वायर वन, और ये क्या होगा, टेन ए माइनस वन। तो उसके बाद क्या है, ये कट गया इसके साथ, तो ये क्या बच गया बेटा, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए। क्या कुछ दिखना शुरू हुआ, आंसर ये चाहिए हमें। ऐसा करते हैं हम, अलग अलग चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए सभी को अलग अलग लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टेन ए बाई टेन ए, सभी के साथ अलग अलग लिख देते हैं, टेन ए बाई टेन ए प्लस वन बाई टेन ए। क्लियर, ये कट गया इसके साथ, एक टेन ए बच गया, ये कट गया इसके साथ, ये वन अपॉन टेन ए कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो वन एक साइड पे लिख दिया, वन प्लस टेन ए, ये पहले मैंने वन लिखा ये यहाँ पे, फिर टेन ए लिखा यहाँ पे, और अब वन अपॉन टेन ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है, यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी भी आंसर नहीं है, पर वन आ चुका है हमारे पास, सीकेंड ए को सीकेंड ए है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अगर टेन ए और कॉट ए प्लस में हो तो इसका आंसर क्या होता है, सीकेंड ए को सीकेंड ए मल्टीप्लाई में होता है, डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, अभी नहीं तो बट आपको पता होना चाहिए। टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है बेटा, कॉस बाय साइन। अब इसका कर लो, उठा दो, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में एक लाइन लगा देना अच्छी सी, चल 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 बेटा, लाइन लगा, लाइन लाइन, ये ले, ये हो गई एक जबरदस्त सी लाइन, टेढ़ी होगी थोड़ी ये लाइन, तो बेकार लग रही है उल्टा लाइन, छोड़ो, हाथ से लगा देंगे इससे अच्छे, तो ऐसे, ठीक है। तो वन प्लस साइन ए कॉस से क्या हो गया, नीचे मल्टीप्लाई में हो गया, साइन ए कॉस से मल्टीप्लाई में हो गया, इधर ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, तो वन प्लस वन बाय साइन ए कॉस ए। तो रेसिप्रोकल, ये तो आप सभी बच्चे को पता है रेसिप्रोकल किसका कौन सा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कौन सा किसका है ये आप सभी को पता ही है, वन प्लस वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड का, किसका, कोसेकेंड का, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का, ठीक है। वन अपॉन साइन ए कोसेकेंड ए, वन अपॉन कॉस ए सीकेंड ए, तो ये हो गया आपके पास, क्लियर। 29 नंबर है। 30, लो जी, अनबायस्ड कॉइन, 3 अनबायस्ड कॉइन, तो क्या क्या हो सकता है, इसको तो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाया था, या सभी में हेड हेड हो जाए, या सभी में टेल टेल हो जाए, या पहले, अब देखो पहला इवेंट है जो वो चेंज कर देते हैं, पहला इवेंट को चेंज किया, यहाँ पे टेल कर दिया, फिर अगले में यहाँ पे टेल कर दिया, फिर अगले में यहाँ पे टेल कर दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, पहला इवेंट बदल दिया मैंने, हेड कर दिया, फिर दूसरे इवेंट को चेंज कर दिया, यहाँ पे हेड कर दिया, फिर तीसरे इवेंट को चेंज कर दिया, हेड। मैंने ऐसा इसलिए बनाया ताकि एक चीज़ आपको विजुअलाइजेशन के, बाकी इवेंट फिक्स रख दिए, फिर यहाँ भी बाकी इवेंट फिक्स रख दिए, फिर यहाँ भी बाकी इवेंट फिक्स रख दिए, यहाँ पर भी फिक्स रख दिए, यहाँ पर भी फिक्स रख दिए, ये भी ऐसे कर दिया, क्लियर। अब पूछा क्या है, तो एटलीस्ट वन हेड, कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका डिवाइड बाय क्या आएगा, 8 आएगा, तो ये दूसरे क्वेश्चन में भी नीचे 8 आएगा, तीसरे क्वेश्चन में भी नीचे 8 आएगा। अब पूछ क्या रहा है, एटलीस्ट वन हेड, पहले में क्या पूछ रहा है,
तो पहला क्वेश्चन है आपके पास एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड वाले, फिर एक से ज़्यादा वाले, फिर दो हेड वाले, फिर तीन हेड वाले। एक हेड वाले इवेंट काउंट करो बेटा, एक हेड वाले इवेंट कितने हुए? एक हेड है जिनमें तीन, दो हेड वाले एक दो तीन, तीन ये हो गए। तीन हेड वाले इवेंट इसमें है, तो टोटल इवेंट कितने हो गए? तीन तीन छः और एक सात। तो पहले का आंसर 7/8। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, टेल कितने चाहिए? एग्जैक्टली वन टेल, एक ही टेल चाहिए। एक इसमें एक टेल, एक दो तीन इवेंट में, बस एग्जैक्टली वन टेल। तो 3/8 एग्जैक्टली वन टेल, तो क्या हो गया बेटा? 3/8। थर्ड क्वेश्चन, टू हेड एंड वन टेल, टू हेड एंड वन टेल, एंड वन टेल, ठीक है। टू हेड एंड वन टेल, दो हेड हो और एक टेल, दो हेड के साथ एक टेल, दो हेड के साथ एक टेल, दो हेड के साथ एक टेल। तो ऐसे इवेंट कितने हमारे पास? तीन, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या गया? 3/8। इसका आंसर भी 3/8 और इसका आंसर भी 3/8। क्लियर? आ गया सभी को समझ? 31, ये क्वेश्चन तो सीधा ही उसने पूछ लिया। जब क्वेश्चन को इजी बनाना हो, सेक्टर सेगमेंट पूछना हो, तो रेडियस हमेशा 10 रखेगा वो, और राइट एंगल पूछेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इजी, चेक करने में भी इजी। नहीं तो बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर निकालना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या हो गया? माइनर सेक्टर हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 πr², एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? θ/360 πr², θ/360 πr²। थीटा का वैल्यू राइट एंगल है तो 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, और रेडियस 10 है, ठीक है जी। तो ये 90 हो गया, ये 360 हो गया। πr², पाई का वैल्यू अगर ना भी बोलता ना, अगर यहाँ पे 10 है तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे 314 ही लेता। क्यों लेता? क्योंकि ये इसकी कटिंग इसके साथ हो जाएगी 100 के साथ, इसलिए। तो ये हो गया 9 1 9, 9 4 36, और 2 हो गया, ये 157 हो गया। 157 का आधा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो अब हमें निकालना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकालना। अब इसके लिए थीटा क्या होगा? पहले तो मैं इसके साथ निकालूंगा, बाद में एक और तरीका बताऊंगा इसका। अगर अच्छा ये 90 हो गया तो ये कितना बच गया? ये पार्ट टोटल 360 होता है, तो इसके लिए क्या होगा? ये 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270, तभी होगा ना 360। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, 360 माइनस थीटा करके लिखते हैं, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, पर इस केस में जो थीटा चाहे 1 2 लिख लो। इसके लिए थीटा, मेजर सेक्टर के लिए थीटा क्या होगा? 270 हो गया, 270/360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय πr²। तो ये कैंसिल हो गया, 9 3 27, 9 4 पे 36, तो 3/4, 314/100, और ये 10 × 10 हो गया। बात तो वही हुई ना, तो ये कट गया इसके साथ, तो ये 2 हो गया, ये 157 हो गया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, तो हुआ तो यही ना, तो 3 × 157/2, 3 × 157/2 लिख सकते हो ना। ये रहा 3, ये 157, ये 2 मैं अलग लिख दिया। तो 157/2 अभी तो तुम लोगों ने निकाला 78.5, उसका 3 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स, ठीक है। 78.5 निकाला तो था अभी, तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा, 3 7 21 और 2 23 हो गया, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन मुझे तेज निकालना होता तो मैं कैसे करता? अगर ये एमसीक्यू में होता तो मैं ये देखता कि ये ऐसे है, ठीक है, उसका 1/4 है, जो 1/4 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है ना,
90 का मतलब ही क्या होता है, 1/4 हिस्सा हुआ ये, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 78.5। तो अगर ये एमसीक्यू होता, मैं देखता कि ये 78.5 है, उसका 3 टाइम्स, तो अगर मैं मान के चलूँ 75 भी मान लूँ, ठीक है, मैं एमसीक्यू में देखता कि इसके नियर अबाउट का ये आंसर क्या है, तो 78.5 इंटू 3 करता, क्योंकि ये 3 हिस्से बच गए, 1 2 3 हिस्से बच गए, तो इंटू 3। पहली बात तो मैंने देखना है 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आता पॉइंट के बाद। दूसरी चीज़ ये मैं देखता, अगर मैं 70 मान के चलूँ, 210 से बड़ा आंसर, मतलब उसके 210 वाली रेंज के, 210 से ऊपर वाली रेंज के आंसर देखता, है ना। मतलब ये हो जाता 3 × 24, मतलब 24 और 10 34, 234 नियर अबाउट में आंसर देखता है एमसीक्यू अगर होता ये, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी इस एंगल से भी होनी चाहिए, ये नहीं कि कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन भी आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आई थिंक आज क्लास के क्वेश्चन, और ये हो गए ख़त्म। फिर मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखो और दोस्तों से ज़रूर शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे मत शेयर करना, ठीक है। और स्माइली फेस के साथ आपसे लेते हैं हम लोग अलविदा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।